A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Panigri, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science, class 8, and we are reading chapter 12, friction. Okay, and this is your 12th chapter, and this is gonna be your first part. Okay, so today we are going to start a new chapter, and if you haven't watched any of the particular videos of previous chapters, you may go to the playlist of class 8 and check it out. Okay, and we are also conducting monthly test on and the monthly test for the next month will be on 9th October from 4 to 4:45 p.m. So don't forget to download the app and then go to the bottom of the page, and then you can click on the monthly test and appear for the exam. Okay, so let's see what we're going to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright? Okay, so let's start. So let's see what we're going to discuss today. Today we are going to discuss what is friction, what is frictional force, relative motion, and types of friction. I have kept the types of friction on the last one as the last topic, but today we'll just know what are the types. We'll be discussing types of friction in the next class in detail. Okay, so today we are going to basically discuss three particular topics: friction, frictional force, and relative motion. Okay, so without wasting any further time, let's start. So first is, what is friction? कोई मेरे को बता सकता है कि एक्चुअली फ्रिक्शन होता क्या है? What is actually friction? लाइक फ्रिक्शन जैसे वर्ड कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है. लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव सीन दैट फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रिक्शन? इवन इन द चैप्टर ऑफ फोर्स वी हैव रेड दैट देयर इज पर्टिकुलर सर्टेन सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग अपॉन द रॉकेट. जब रॉकेट ऊपर लॉन्च हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, बट फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन बहुत जगह पे एक्ट करता है, पर फ्रिक्शन का मतलब होता क्या है? Okay, today we'll discuss what is exactly friction. Friction is the force which opposes the relative motion between two surfaces in contact is known as friction. कभी भी कोई चीज़ जब कांटेक्ट में होती है, ठीक है, एक मोशन उसको अपोज करता है. सपोज फॉर एग्जांपल आपकी बॉल सामने की तरफ जा रही है, ठीक है, आप सीधा बॉल मार रहे हो, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर फोर्स उस आप अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक तरफ से बॉल को आगे फेंकने के लिए, लेकिन उधर से ऑपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको कि हम बोलते हैं फ्रिक्शन. सो व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ मोशन दैट ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. जो भी पर्टिकुलर दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होगा, जैसे कि आप देख रहे हो बॉल, मैं बॉल को धक्का मार रही हूँ एक डायरेक्शन में, बॉल जा रहा है उस डायरेक्शन में, ठीक है ना, उस बॉल में जा रहा है, जो सिल्वर एरो दिख रहा है उस तरफ मैंने धक्का मारा, लेकिन ऑपोजिट साइड में भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच होता है, यानी दो पर्टिकुलर फोर्स, दो पर्टिकुलर चीज़ें वो कॉन्टैक्ट में होगा. नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशन वगैरह में नहीं होता, ठीक है. सो अब कितना फ्रिक्शन कैसे क्या एक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे. तो बेसिक आइडिया हो गया फ्रिक्शन किसको बोलते हैं. दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होगा जब वो कॉन्टैक्ट में होंगे, दैट इज फ्रिक्शन. जब कांटेक्ट में होंगे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसके ऑपोजिट में जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हमने नाम दिया फ्रिक्शन. दैट इज द ऑपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन. ओके, लेट्स सी इन डिटेल. तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली ओवर हियर? तो यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन प्रोवाइड्स ट्रैक्शन, ओके, दैट इज नीडेड टू वॉक विदाउट स्लिपिंग. ठीक है, फ्रिक्शन एक ट्रैक अप्लाई करता है जब भी हम चलते हैं, ठीक है, हम जब भी चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, मैं एकदम चलने ढलान में मैंने चलना शुरू कर दिया, ठीक है, एकदम नीचे जा रही हूँ, तो मैं नीचे जा रही हूँ तो मैं अपना कुछ पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करके पैरों को आगे बढ़ा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, ठीक है. अगर मैं ऐसे ही चलती रहूँगी, उधर से अगर ऑपोजिट कोई फोर्स नहीं आएगा तो मैं तो रुकूंगी ही नहीं, मैं एकदम आगे ही बढ़ती चली जाऊँगी और मैं क्या होगा, फिसल जाऊँगी, ठीक है. तो मेरे को फिसलने से रोकने के लिए जो मेरा जो फोर्स को काउंटर एक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन इज हेल्पफुल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हाउएवर दे आल्सो ऑफर अ गुड मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द फोर्सेस. सिंपली आप जब भी कोई फोर्स अप्लाई करते हो उसके ऑपोजिट में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन. हम जब भी ढलान में गाड़ी चला रहे होते हैं, ढलान में जा रहे होते हैं, ठीक है, एक मूवमेंट पे क्या होता है, ऐसे ही अगर जाती रहूँगी तो मैं स्लिप हो जाऊँगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स एक्ट करता है जो कि मुझे स्लिप होने से बचाता है. दैट फोर्स
acting in the opposite direction is known as friction. Okay, next. Friction is defined as the resistance offered by the surface that are in contact when they move past each other. तो फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस है, यानी एक ऑपोजिट फोर्स है जो आपको रोकती है जब पर्टिकुलर दो चीज़ें कांटेक्ट में होती है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. नेक्स्ट, फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग. ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? हमें चलने में मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द फ्लोर स्टॉप्स अस फ्रॉम स्लीपिंग. तो हम क्या करते हैं? हम जब जूता पहनते हैं और चलना चालू करते हैं तो हम चलते रहते हैं, लेकिन मेरा जो जूता है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ द फ्लोर, राइट. तो क्या होता है, मैं जब तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा जूता और फ्लोर कांटेक्ट में, मैं चलती गई, वहाँ से ऑपोजिट से एक डायरेक्शन आता है जिसकी वजह से उनके बीच में कांटेक्ट होता है, दैट इज द फ्रिक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हिच हेल्प्स मी फ्रॉम स्लिपिंग, stops me from slipping. Okay, similar, the friction between the car and the road prevents the car from sliding. तो कार और रोड के बीच में, जब कार एक डायरेक्शन में जा रहा है रोड के साथ साथ, ऑपोजिट से जो होता है कार और रोड के बीच में एक ऑपोजिट फोर्स फ्रिक्शन एक्ट करता है, जिससे कि कार स्लिड नहीं होती है, स्लाइड नहीं होता है. ठीक है, स्किड नहीं होता है. ठीक है, समझ गए? दैट इज अ सिंपल थिंग इज दैट फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि दो पर्टिकुलर चीज जब कांटेक्ट में होंगे उसके ऑपोजिट में एक्ट करता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. So first thing that we'll be reading, you know what is friction? Friction एक opposing force है when two particular objects are in contact, and it helps us in like stops us from slipping or skidding or sliding the car. Okay, अब frictional force act कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे. The external force are opposite relative motion between two surface in contact. हमें पता चल गया friction किसको बोलते हैं? कोई भी force जो कि वो particular चीज़ contact में है उसके opposite में act करती है ताकि oppose करता है उस movement को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो पर्टिकुलर लेकिन कांटेक्ट में होना चाहिए, नॉन कांटेक्ट में नहीं होता है एक्ट. फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑन बोथ द बॉडीज. ठीक है, अब क्या होगा, देखो एक मास जा रहा है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक मास जा रहा है, मैंने एक अप्लाई किया है फोर्स. ठीक है, मैं चल चल के जा रही हूँ, तो मैं कोई अप्लाई कर रही हूँ फोर्स को और मैं आगे बढ़ रही हूँ. ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आ रहा है जो मेरे को स्लिप होने से, आगे बढ़ने से थोड़ा बहुत बचा रहा है, अपोज कर रहा है, दैट इज सेड टू बी फ्रिक्शन. एंड इट इज दिस पर्टिकुलर फोर्स दैट इज फ्रिक्शन इज ऑफन नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, सिंपल. नाउ व्हाट इज रिलेटिव मोशन? दिस इज फ्रिक्शनल मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ऑपोजिट करता है हमारी मोशन को, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, सिंपल. सो व्हाट इज रिलेटिव मोशन? नाउ व्हेन वन ऑब्जेक्ट moves related to another, it is said to be relative motion. relative motion ये होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक ऑब्जेक्ट जब स्किड करेगा, स्लाइड करेगा, चलेगा, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटेड टू द अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल देखो ये डायग्राम है, इन द फ्रेम ऑफ रोड ए एंड बी. ठीक है, एक पर्टिकुलर रोड है, रोड में एक ऑब्जेक्ट जो एक कार जा रहा है 30 में. ठीक है, और एक है वो 28 में जा रहा है. नेक्स्ट ए जो है तो यहाँ पे क्या चीज़ हमने देखा कि अगर कोई चीज़ जो है अगर 30 में जा रहा है, ठीक है, ओके, इन द फ्रेम ऑफ रोड, रोड के फ्रेम से हमने देखा, तो अगर रोड के तरीके से देखेंगे तो रोड में दो कारें चल रही है, एक 30 में और एक 28 में. ठीक है, फ्रेम नंबर ए में देखो एक कार है. ठीक है, तो अगर मैं कार के नज़रिए से देखूँ तो अगर मैं 30 मीटर पर सेकेंड में अगर कार चला रही हूँ तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी जो होगा 30 मीटर पर सेकेंड ही अप्लाई होगा. रिलेटिव मोशन, ऑपोजिट मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, और उसी टाइम पे क्या हो रहा है, बाकी जो दो है दैट इज़ 30, अगर मेरा मोशन अप्लाई हो रहा है तो 30 टोटल 30 तो मेरा अप्लाई हो जा रहा है ए में, जबकि बी में जो है 2 हो रहा है क्योंकि उसमें 28 इसमें 2. ओके, मे बी दिस इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग थिंग, यू डोंट नीड टू, ओके दिस इज अ बिट हायर वन, सो लीव इट. सो यहाँ पे बस इतना याद रखो, डेफिनेशन याद रखो. रिलेटिव मोशन जो होता है, एक ऑब्जेक्ट जब रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव में ही वर्ड होगा. ठीक है, उनके साथ साथ जब मूव करेगा तो उसमें जो होता है उसको रिलेटिव मोशन बोला जाता है. ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. ठीक है, अब कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें कि फ्रिक्शन कैसे, मतलब क्या क्या फैक्टर्स उनको अफेक्ट करता है, देखते हैं. दो ही फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं, दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फोर्स फैक्टर्स. तो फ्रिक्शन ऑफ कोर्स वो दो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में ही हम ऑपोजिट में फ्रिक्शन नोटिस करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स में ही एक्ट कर रहा है.
तो जो दो फैक्टर्स हैं वो भी एक्सटर्नल होंगे। वो क्या क्या है? फर्स्ट है नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस दैट आर कॉन्टैक्ट। तो जो भी पर्टिकुलर दो सरफेस है जिसमें कि कॉन्टैक्ट हो रहा है, उन पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कैसा होगा। ठीक है, देखते हैं। फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द स्मूथनेस और रफनेस। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है, तो उसी हिसाब से फ्रिक्शन एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद इच अदर। ऑफकोर्स फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक्ट करता है, तो हम ये देखेंगे कि जो जिस पर्टिकुलर दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है वो रफ सरफेस है या फिर उनका जो है स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ओके। द फ्रिक्शन बिटवीन द टू reduces as there is no much interlocking or irregularities taking place. While the surface is rough, friction increases. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सरफेस स्मूथ रहता है, ठीक है, एक बक्सा आप ले रहे हो, बक्सा को अगर आप एक स्मूथ सरफेस में स्लाइड करवा रहे हो तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। अब फ्रिक्शन उसमें क्यों कम रहेगा? क्योंकि दोनों के बीच में जो का रेगुलरिटी रहेगी। ठीक है, एकदम स्मूथ सरफेस है, आराम से वो स्लाइड हो जाएगा। तो ज़्यादा जो होगा धक्का मुक्की दोनों सरफेस के बीच में नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए फ्रिक्शन भी कम होगा। बट एट द सेम टाइम अगर बहुत ज़्यादा रॉकी सरफेस है, एकदम उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में अगर आप कार चला रहे हो तो उसमें क्या होगा? उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो का इंटरलॉकिंग या फिर उनका इंटरेक्शन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या होगा? तभी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको गाड़ी चलाने में और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। बट अगर एक स्मूथ सरफेस में आप चला रहे हो तो स्मूथ सरफेस में ज़्यादा इंटरलॉकिंग नहीं होगा दो सरफेस के बीच में, और इसीलिए कम होगा फ्रिक्शन। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट। Next is on the force that is acting on the surfaces. Okay, on the force that is acting on the surfaces, friction increases when the force is applied along the irregularities. और सेकेंड चीज़ ये है कि ऑन द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सर्फेस, और किस टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा कितना कम स्पीड में हो। दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। मोस्टली यू नीड टू रिमेंबर दैट फ्रिक्शन स्मूथ अगर सरफेस में है तो कम होता है फ्रिक्शन, और अगर ज़्यादा आप इरेगुलर सरफेस में मूव कर रहे हो रफ सरफेस में, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग पैटर्न। दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ बढ़ेगी, ज़्यादा क्या होगा? इंटरलॉकिंग होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और स्मूथ सरफेस में कम होगा तो आराम से स्लाइड हो जाएगा या आराम से चल जाएगा, तो उसमें फ्रिक्शन जो होगा कम होगा। नेक्स्ट, नाउ दिस इज इन डायग्राम, सी स्मॉल पुश लो फ्रिक्शन। ठीक है, रफ सरफेस, बिग पुश हाई फ्रिक्शन। तो देखो एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस में एक लड़का जो है एक डिब्बे को धक्का मार रहा है। ठीक है, एकदम पूरा मस्त वाला मार्बल वाला सरफेस है, स्मूथ है। ठीक है, तो उसमें एक लड़का क्या कर रहा है? उसमें एक डब्बे को आगे पुश कर रहा है, तो उसको ज़्यादा पुश करना नहीं पड़ेगा, उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस एकदम स्मूथ है, वो आराम से स्लाइड हो जाएगा। तो क्योंकि स्मूथ सरफेस है, ज़्यादा इंटरलॉकिंग नहीं होगा डिब्बे और सरफेस के बीच में, आराम से कम प्रेशर कम फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन भी कम ही होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है रफ सरफेस। नाउ व्हाट इज रफ सरफेस? तो इन केस ऑफ रफ सरफेस क्या होगा? अब रफ सरफेस है तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब रफ है सरफेस तो आराम से कम धक्के में नहीं जाएगा वो डब्बा, उसको ज़्यादा बड़ा पुश करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा बड़ा पुश करेगा तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा और ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। ओके, सी द नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ? वो एक फर्स्ट वाला पिक्चर देखो, फर्स्ट वाला में जो सरफेस है वो काफ़ी रफ है। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ है तो उसको क्या बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बिकॉज द कॉन्टैक्ट इन बिटवीन दैट ऑफ द बॉक्स एंड द सरफेस इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग पैटर्न, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पुश, उसको ज़्यादा मेहनत से पुल करना पड़ रहा है। दिस इज ही इज़ पुलिंग नॉट पुशिंग। ठीक है, तो बहुत मेहनत से उसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। सेकेंड वाले पिक्चर में देखो, एक टाइल सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है, फर्निशिंग फिगर है, उसमें वो आराम से क्या कर रहा है? आराम से वो पुल कर दे रहा है। ठीक है, पुश मतलब धक्का मारना, पुल मतलब खींचना, तो आराम से पुल कर दे रहा है। सो इसका मतलब यही है, अगर स्मूथ सरफेस रहता है तो इंटरलॉकिंग कम रहेगा ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट के बीच में, और इसलिए आराम से ग्लाइड हो जाएगा। पर अगर जो सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, रफ है, तो इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगा। इंटरलॉकिंग बढ़ जाने की वजह से ज़्यादा मेहनत लगेगी और ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट, नाउ फ्रिक्शन कैसे होता है? व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन? क्या चीज़ हमें फ्रिक्शन कॉज करवाता है, क्यों वो एक्ट करता है? लेट्स सी। फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, फ्रिक्शन एक्चुअली दो पर्टिकुलर चीज़ जब कॉन्टैक्ट में होता है उनमें कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उसी की वजह से फ्रिक्शन होता है।
Okay, next. So when one object move over the other, these irregularities on the surface get entangled, giving rise to friction. तो जब भी कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्लाइड करता है या फिर मूव करता है, कुछ हद तक इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो यही इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो सरफेस में होती हैं और उसकी वजह से फ्रिक्शन राइज करता है. नेक्स्ट, द मोर द रफनेस द मोर इरेगुलरिटीज एंड द मोर द फ्रिक्शन. तो जितना ज़्यादा रफनेस उतना ज़्यादा टेंगल रहेगा, उतना ज़्यादा इरेगुलरिटीज, उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन. जितना स्मूथ उतना कम कॉन्टैक्ट, उतना कम फ्रिक्शन. So the only reason of causing friction is that when two particular objects are in contact with each other and they move across each other, they have small irregularities because of which it causes friction. That is the reason why ओके ओके. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एक लॉग ऑफ वुड है, उसके ऊपर हमने और एक लॉग ऑफ वुड को स्लाइड किया, तो उसमें उन दोनों के बीच में सरफेस में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ थी और जो कि हमें हाईलाइट करके नीचे इरेगुलरिटीज़ लिख के दिखाया गया है. तो इसी पर्टिकुलर गैप की वजह से फ्रिक्शन राइज हुआ है. क्लियर क्लियर है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे. तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि बेसिकली 4 टाइप्स का होता है: स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है. लेकिन स्टैटिक होता है, ठीक है, स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होता है, फ्लूइड होता है. तो यू जस्ट गो एंड इस जाने के बाद, ये क्लास ख़त्म होने के बाद क्या करना कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आना, सो दैट जब मैं समझाऊंगी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Okay, so that this is what we're going to discuss in the next class, in the next video. Okay, okay, this one again हम थोड़ा देखते हैं. तो all 4 types of frictions are different from each other. ये जो static, sliding, rolling और fluid है, ये चारों जो हम पार्ट कल पढ़ेंगे वो चारों ही अलग अलग है. static कहाँ काम करता है, sliding कहाँ, rolling कहाँ, fluid कहाँ, वो मैं कल अच्छे से बताऊंगी. ठीक है. तो for example, static friction is a friction that acts between the surface when they are at rest with respect to each other. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ. ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है पर वो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक पोजीशन में, वो दोनों स्टेबल है, देन इट इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन. कोई ना कोई फ्रिक्शन उनमें ज़रूर एक्ट कर रहा है, सो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो वहाँ पे एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन आती है. So this will be discussing in the next class in detail. Okay, for now this is it. Okay, so what we discussed today we discussed, we opened a new chapter, that is friction, chapter 12. Friction का मतलब है whenever we are applying a force, a relative opposite force is being applied, and that is known as friction when two objects are in contact with each other. Okay, next. अब फ्रिक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? कार चला रहे हैं फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, स्लिप कर रहे हैं उसमें फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है. ठीक है, ताकि हम स्लिप ना करें उसके लिए. सो फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग, ड्राइविंग एंड ऑल. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स वही जो फ्रिक्शन ऑपोजिट एक्ट करता है टुवर्ड्स दैट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्सेस. ठीक है, अब रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा. रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट जो होता है इट मूव्स रिलेटिव टू वन अनदर. क्लियर. नेक्स्ट, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को? बेसिकली दो पर्टिकुलर फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है. फर्स्ट, सरफेस रफ है या स्मूथ है. अगर रफ है तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग है, ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट होगा इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड मोर विल बी द फ्रिक्शन, एंड वाइस वर्सा विल बी द नेक्स्ट वन. तो ये अगर स्मूथ सरफेस है, इंटरलॉकिंग पैटर्न कम होगी, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा और क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा कम होगा. एंड द सेकेंड वन इज़ दैट इरेगुलरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन. ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा. अब फ्रिक्शन होता इसीलिए है क्योंकि जब भी पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं सरफेस में, तो क्या होता है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज दोनों सरफेस में होती ही हैं. इन ऑर्डर टू कम्बैट दैट देयर इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ओवर देयर एंड दैट इज नोन एज फ्रिक्शन. Okay, so we'll be reading this for in the next class, that is static, sliding, rolling and fluid. ठीक है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. So I hope your concepts are clear, and if you're new to this channel, do like, share and subscribe, and just download the app. You have plenty of questions available there. So give the monthly test that will be held on 9th of October from 4 to 4:45 p.m. of all the respective classes of the things that I have taught in the previous month. Okay, in the September, it means इसी महीने में, अभी अक्टूबर चल रहा है. Okay, so in 3 days the exam is there. In the previous month, whatever I have taught in September, that will be coming in the 9th of October exam.
So appear for that paper and don't miss it, okay, so that you can evaluate yourself properly and you can know the track wherever you're heading. And if you have any doubt regarding any of the topics in this chapter, you may let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And I'll be seeing you next in the next class with a new topic. I'll be discussing types of friction, so please don't miss that class. Until then, I wish you good luck. Have a good day and keep smiling. Bye.